उत्थान के ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज एक क्रांतिकारी व्यक्ति की पुण्यतिथि है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ जानते हो? जो 24 साल की आयु के अंदर अपने देश के लिए मर मिटते हैं। इसको बंद कर दो, एक बार बंद कर दो इसको। राम प्रसाद बिस्मिल ने उनके लिए गीत भी लिखा था, पता भी होगा तुम्हें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। कि हम तो हमारा सर देने के लिए तैयार हैं, हम तो देख रहे हैं कातिल के अंदर जो सामने वाला है उसके अंदर कितना दम है। और वो जो चंद्रशेखर आजाद थे वो ये कहते थे कि अंग्रेजों के पास में ऐसी कोई बंदूक नहीं है, ऐसी कोई गोली नहीं है जो मुझे छीन सके, मुझे मार सके। इंग्लिश हैज नो बुलेट मी, कि मुझे मारने के लिए अंग्रेजों के पास में कोई ऐसी बुलेट नहीं है। उन्होंने 1925 ईस्वी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के पास में एक ट्रेन को लूट ली थी। चंद्रशेखर आजाद ने, उनके साथियों ने, काकोरी नामक स्थान पर, जिसको काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 1906 में और 1925 में उन्होंने ट्रेन को लूट ली थी। और ट्रेन लूटने के बाद में अंग्रेज उनके पीछे लग गए कि अब तो इनको पकड़ेंगे, मारेंगे इनको पकड़ के। जैसे ही अंग्रेज उनके पीछे लगे, ये कहा जाता है कि सभी दोस्तों को उनको पकड़ लिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनके हाथ नहीं लगे। इलाहाबाद के अंदर एक गार्डन के अंदर बैठे थे, अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया। अपनी बंदूक से जितनी उनमें गोलियां थी उतनी फायर करते हैं, लास्ट में एक गोली बचती है और सोचते हैं कि अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना है, जब तक जिंदा है तब तक अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे। खुद की बुलेट से खुद को ही मार लेते हैं, खुद की जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। वो थे चंद्रशेखर आजाद। वो कौन थे? आज उनकी पुण्यतिथि है, आज ही के दिन ये घटना हुई थी। अब देखो, लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था मैंने? मोकल के बारे में कंप्लीट पढ़ा दिया था। थोड़ा बहुत रिवीजन करवाऊं उसके बारे में। मोकल के पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या नाम था? उसके दो संरक्षक बने थे। सबसे पहला संरक्षक कौन बना था? राणा चूड़ा। लेकिन हंसाबाई के अविश्वास के कारण दूसरा संरक्षक किसको बनाया गया? फिर हंसाबाई अपने भाई को बुला लेती है कि भाई तुम आओ यहां पर, मेरे बेटे का यहां पर संरक्षक करो, संरक्षण करो, उसका साथ दो। लेकिन कालांतर में रणमल कुछ दिनों तक रहते हैं और मोकल जब बड़े हो जाते हैं रणमल वापस चले जाते हैं। और वापस जाकर यह कहा जाता है कि मेवाड़ की सेना ले जाकर मारवाड़ के अंदर खुद का राज स्थापित कर लेते हैं। एक समय था मोकल जीलवाड़ा नाम के स्थान पर युद्ध करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हीं के साथियों ने, उन्हीं के सैनिकों ने उसको मार दिया। मोकल की हत्या कब हुई? किस किस व्यक्ति ने मिलकर मोकल की हत्या की? चाचा, मेरा, महपा पवार और एका, इन सब लोगों ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या होने के बाद में यह कहा जाता है कि मोकल के साथ में उसका बेटा भी था, जिसका नाम था कुंभा। बेटे का नाम क्या था? कुंभा। कुंभा भी वहीं पर था, जीलवाड़ा के अंदर। लेकिन वो अपने बाप को मरता हुआ देखकर वहां से भागता है, चपले हाथ में लेकर, और वहां से भागकर चित्तौड़गढ़ किले में आता है। और चित्तौड़ में आकर बोलता है, दादी दादी, पापा को तो सल्टा दिया उन्होंने, और मुझे भी सल्टाने में थे, लेकिन मैं तो भगकर आ गया वहां से। और वहां से आकर दादी को समाचार भेजता है, समाचार बोलता है कि इस प्रकार से वहां पर एक चाचा मेरा महपा पवार ने पिताजी को मार दिया। अब पिता की मृत्यु के बाद में अगला राजा कौन बनता है? अगला राजा कौन बनता है? कुंभा। तो कुंभा फिर मेवाड़ के अगले राजा बनते हैं। अगले राजा का नाम देखो, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। कुंभा फुट रहा है राजा? फुट रहा है ना? फुट रहा नहीं है?
अरे फूटरे का मतलब सुंदर है। देखो, महाराणा कुंभा राजा बनते हैं। कुंभा का कार्यकाल कब से कब तक है? 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं। इनके जो पिता थे, पिता का नाम क्या था? मोकल। इनकी माता का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार। सौभाग्यवती परमार, परमार राजकुमारी थी। इसके बाद में देखो, इनके संरक्षक कौन बनते हैं? जैसे ही वहां पर मोकल की हत्या होती है, कुंभा आकर वापस अपनी दादी को बोलता है कि हंसाबाई या दादी जी, पिताजी को मार दिया। हंसाबाई क्या करती है, फिर अपने भाई को दोबारा बुलाती है, रणमल को दोबारा मैसेज भेजती है कि तूने पहले मेरे बेटे का साथ दिया था, लेकिन अब उसका बेटे का भी साथ दे, उसका भी संरक्षक बन, क्योंकि उसको मार दिया तू जाते ही। जब रणमल वापस मारवाड़ आ गया था, मारवाड़ आने के बाद में वहां पर मोकल की हत्या हो गई। अरे वहां पर यदि रणमल होता मेवाड़ के अंदर, तो वो उसको मोकल को थोड़ी मारने देता। शक्तिशाली था, डील का डाकी टाइप का आदमी था, 7-8 फीट ऊंचा था, 3-4 क्विंटल वजन वाला था। तो वहां पर वापस हंसाबाई बुलाती है रणमल को कि वापस आओ, तुम मेरे पोते का भी संरक्षक बनो, मेरे पोते का भी साथ दो तुम आकर यहाँ। तो यहाँ पर इस कुंभा का पहले संरक्षक कौन बनता है? रणमल। पहले संरक्षक कौन बनता है? रणमल। ये यहां पर संरक्षक बन जाता है। लेकिन ये जो रणमल है, इसके नियत में खोट आ जाती है। जब दोबारा संरक्षक बनता है, संरक्षक बनने के बाद में इसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था भारमली। जिसका नाम क्या था? एक दिन पी पाके शाम को इंस्टा पर मैसेज करता है कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद में तुझे मेवाड़ की रानी बना दूंगा। भारमली बोलती है कि कैसे बनाओगे मुझे रानी? यहां के राजा तो कुंभा है, आप मुझे कैसे बनाओगे? ये बोलते हैं रणमल कि कुछ दिन बाद में इस कुंभा को मार दूंगा, और कुंभा को मारकर मैं मेवाड़ का राजा बन जाऊंगा, और इस मेवाड़ को मेरे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर मिला लूंगा, और यदि मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा तो यहां पर रानी तुझे बनूंगा। अब भारमली को रणमल से प्रेम था, लेकिन रणमल से ज्यादा प्रेम था अपने देश से, अपने मेवाड़ देश से ज्यादा प्रेम था। भारमली हंसाबाई के पास में जाती है, और हंसाबाई के पास में जाकर हंसाबाई को बोलती है, हाँ, कि तुम्हारे भाई के नियत में खोट है, तुम्हारा भाई तुम्हारे पोते को मारकर मेवाड़ का राज्य हासिल करना चाहता है। उसके बाद में उसने, हंसाबाई ने कहा कि तू मेरे भाई के बारे में मुझे भड़काना चाहती है, मेरे भाई पर मुझे विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। भारमली ने कहा कि स्क्रीनशॉट पड़े मेरे पास, अभी दिखा दूंगी। यदि मेरे पे भरोसा नहीं है तो मुझे जो सजा देना चाहो वो सजा दे देना, लेकिन ये रणमल ऐसा चाहता है। फिर हंसाबाई को भी डाउट था, क्योंकि एक जो राणा चूड़ा थे, उनका एक भाई भी था जिसका नाम था राघव देव। भाई का नाम क्या था? ये कहा जाता है कि राघव देव ने इस रणमल को कहा कि अब कुंभा बड़ा हो गया, अब वापस चला जा तेरे क्षेत्र के अंदर, तूने इतने दिन सहयोग किया, इसके लिए थैंक यू, तुझे बार बार थैंक यू, लेकिन अब तो तू वापस चला जा कम से कम। और जब उसने उसे राणा चूड़ा के भाई ने, राघव देव ने जब विरोध किया इस रणमल का, तो ये कहा जाता है कि रणमल ने उसी को मरवा दिया, उसी को सल्टा दिया। और जब उसको मरवा देता है तो हंसाबाई को पूरा डाउट हो जाता है कि अब तो ये कुछ ना कुछ यहां पर अलग ही करना चाहता है। पूरा डाउट होने के बाद में हंसाबाई, जो थोड़ा उससे रूस कर चला गया था, उससे रूठ कर चला गया था, उसको वापस बुलाती है, उसको पत्र लिखकर भेजती है कि थोड़ा इतने दिन भी क्या नाराज रहना, घर में 5 बर्तन होते हैं, बजते हैं सबके, किसके नहीं बजते, लड़ाई किसके घर में नहीं होती है, अब तो वापस आ जाओ। तो फिर हंसाबाई जब पत्र लिखकर भेजती है राणा चूड़ा को, तो राणा चूड़ा भी वहां से मालवा से वापस आ जाते हैं, और वापस आकर कुंभा और राणा चूड़ा दोनों मिलकर क्या करते हैं, उस भारमली को बोलते हैं कि भारमली, तूने इतना काम किया, अच्छा काम किया, बता दिया हमें, सचेत कर दिया, अब एक काम और कर, तेरे आईडी पासवर्ड हमें दे दे।
उससे फिर वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं रणमल को कि रोज की रोज बाहर से ही क्या दारू पी के आ जाते हो, यहीं पर आओ, साथ मिलकर बैठ कर पियेंगे। रणमल दारूडे था। जब भारमली को दोनों बोल देते हैं, चूड़ा और कुंभा, कि जब भी वो तेरे पास में आए शाम को, उस समय उसको दारू पिलाकर टल्ली कर देना, और हम पीछे से सैनिक भेज देंगे और वो सैनिक आकर उसको मार देंगे। और जैसे ही रणमल उनके पास में आते हैं, भारमली के पास में, भारमली पे एक बनाकर दिया जाए उनको, बोलती रहे कि एक पे एक मेरे नाम का। तो इस प्रकार से उसको दारू पिलाकर उसको टल्ली कर देते हैं। अरे दारू नशा दिखाती है अपना। जैसे ही रणमल को नशा चढ़ता है, नशा चढ़ने के बाद में भारमली क्या करती है, बाहर राणा चूड़ा के कुंभा के सैनिक खड़े थे, उनको बुलाती है कि अंदर आ जाओ, अब जो काम करना है मैंने तो कर दिया मेरा काम, अब तुम्हारा काम पूरा कर लो तुम। अब जो सैनिक आते हैं, सैनिक आकर ये कहा जाता है कि वो उसको चार पाई पर बांध देते हैं, और चार पाई पर बांधने के बाद में जैसे ही उसको मारने लगते हैं, उस रणमल को होश आ जाता है। और जब होश आता है तो एक उसके जो चाकू घोप रहा था उसको उठाकर ऐसे मारता है, भीत के बिड़ाकर मार देता है। कालांतर में नशे में था, खूब सारे सैनिक मिलकर क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। लेकिन अब देखो इस रणमल, जो रणमल है, इस रणमल को किसकी सहायता से मारा जाता है, भारमली के सहयोग से। ये कई बार पूछते हैं एग्जाम में कि रणमल को किसके सहयोग से मारा गया। इसको मारते हैं 1438 ईस्वी के अंदर। इसको कब मारते हैं, इसको मारने के बाद में अब रणमल का जो बेटा था वो भी मेवाड़ में ही था। अरे जब बाप की तूती बोले, जहां पर बाप की चले पूरी, तो बेटा भी तो वहीं रहेगा। तो इस रणमल का बेटा था जिसका नाम था जोधा, बेटे का नाम क्या था, वो भी वहीं पर दरबार में था। जैसे वर्तमान में तो गाने सुन लेते हैं मोबाइल पर, पहले ऐसा नहीं था सिस्टम, लाइव सॉन्ग सुना जाता था। जो जोधा था वो किसी संगीतकार के पास में बैठकर संगीत सुन रहा था। उस संगीतकार को पता लग जाता है कि भारमली के सहयोग से रणमल को मार दिया। संगीतकार देसी लैंग्वेज में जोधा को बोलता है कि जोधा भाग सके तो भाग, तारो रणमल मरी हो जाए। जोधा तू भाग सके तो भाग ले, तेरा जो रणमल है वो तो मारा गया। जोधा वहां से भागता है, चपले हाथ में लेकर हुसैन बोल्ट बन जाता है, इतना तेज भागता है। हाँ, लेकिन वो जब भागता है तो उसका पीछा करते हैं कुंभा और राणा चूड़ा कि भाग, आज कितना भागेगा। लेकिन जो मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी थी जिसका नाम था मंढोर, राठौड़ों की राजधानी कौन सी थी, मंढोर, राणा चूड़ा और कुंभा दोनों क्या करते हैं, राठौड़ों की राजधानी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। जोधा वहां पर रुकता ही नहीं है मंढोर। जोधा को पता था कि यदि यहां रुक जाएंगे तो पकड़ के मारेंगे, अभी पिटेंगे यहां पर। वहां से भागकर बीकानेर जाकर कोहुनी गांव के अंदर जाकर शरण लेता है। काहोनी गांव बीकानेर में जाकर जोधा शरण लेता है। चूड़ा और कुंभा बोलते हैं कि खूब दिन हो गए तुम्हें दहेज में लेते हुए, राजधानियां दहेज में लेते हो तुम। दहेज में मिली थी मंडोर पहले। अरे जो रणमल थे उनके पिता का नाम था चूड़ा, राव चूड़ा, पिता का नाम क्या था। एक इंदा प्रतिहार अपनी बेटी की सगाई करता है, शादी करता है और उसको दहेज में देता है। चुंडा चवर चाट मंडोर दीनी दाई, इस प्रकार से दोहे भी चलते रहते हैं। ठीक है, तो उनको दहेज के अंदर वो मिली थी, लेकिन उनकी राजधानी के ऊपर फिर अधिकार कौन कर लेते हैं, अधिकार कौन कर लेते हैं, कुंभा। तो ये तो थी उनकी स्टोरी पूरी। बाद में वापस जोधा अपनी राजधानी को भी प्राप्त करते हैं, एक संधि करते हैं, अवल बावल की संधि। कौन सी संधि करते हैं, लेकिन जो जितना यहां पर लिखा दिया इसको नोट करो। कुंभा, पिता का नाम नोट करो मोकल, सरकसक लिखो रणमल, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद रहे हैं आजाद रहेंगे, कुंदन जाट कमेंट में बोल रहा है चंद्रशेखर आजाद के बारे में। सरकसक लिख लिया रणमल। इसके बाद में लिखो पॉइंट आकर, रणमल ने सिसोदियों के नेता राघव देव को
मरवा दिया, राघव देव को मरवा दिया। दिख रहा नहीं है? ये जो कुंभा है, इनका जन्म होता है 1403 ईस्वी के अंदर। जन्म है इनका 1403 ईस्वी के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जन्म होता है। यहां पर इनका जन्म होता है। इनका राज तिलक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर होता है। यहां पर इनका राज तिलक होता है। इसके अलावा देखो, इनके गुरु का नाम था हीरानंद मुनि। गुरु का नाम क्या था? हीरानंद मुनि। इनके काव्य गुरु अलग थे, इनको कविताएं वगैरह सिखाने वाले गुरु अलग थे। काव्य गुरु का नाम था सारंग व्यास। काव्य गुरु सारंग व्यास। लिखो पॉइंट लगाकर। हंसाबाई, हंसाबाई, हंसाबाई राणा चूड़ा को मालवा से वापस बुलाती है। हंसाबाई राणा चूड़ा को मालवा से वापस बुलाती है, वापस बुलाती है। और वापस बुलाने के बाद में कुंभा में राणा चूड़ा ने भारमली के सहयोग से 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या करवा दी। इस रणमल को यहां पर मरवा देते हैं। रणमल का पुत्र जोधा मेवाड़ से भागकर काहुनी गांव बीकानेर में शरण लेता है। यहां पर जाकर छुपता है। इससे पहले रुकता ही नहीं। काहुनी गांव बीकानेर में शरण लेता है। अब कुंभा राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद में लिस्ट उठाता है विरोधियों की। इसके विरोधी कौन कौन थे, इसको बाप को मारने वाले कौन थे, इसको बाप के मानने वाले कौन कौन थे? चाचा मेरा, महपा पवार और एका। वो जो
पिता को मारने वाले व्यक्ति थे चाचा मेरा मेपा पवार का। वो क्या करते हैं, मालवा का एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद खिलजी। मालवा के राजा का नाम क्या था, मोहम्मद खिलजी। उसके पास में जाकर शरण ले लेते हैं, उसके पास में जाकर छुप जाते हैं। और जब उसके पास में जाकर छुपते हैं तो कुंभा ने मैसेज भेजा मालवा के राजा के पास में कि मोहम्मद खिलजी जी, मेरे पिता के जो हत्यारे हैं वो आपके पास में हैं, उन्हें हमें सौंप दो। लेकिन ये कहा जाता है कि मना कर दिया उसने, उस मोहम्मद खिलजी ने, कि वापस तो नहीं दूंगा, मैंने जिसको शरण दे दी उसकी सहायता करूंगा। कुंभा ने दोबारा कहा कि पिट जाएगा, अभी कुटूंगा वहां पर आकर, धुलाई होगी ढंग से। लेकिन मोहम्मद खिलजी ने मना कर दिया कि जो करना है वो कर ले, वापस नहीं दूंगा, मैंने जिसको शरण दे दी उनकी रक्षा करूंगा मैं। पर जब उसने वापस नहीं दिया तो यहां से कुंभा क्या करता है, अपना सेना इकट्ठी करता है और सारंगपुर नामक स्थान पर जाकर युद्ध करता है। सारंगपुर का युद्ध कब होता है, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। ये जो युद्ध है, ये युद्ध हुआ मालवा की राजा मोहम्मद खिलजी फर्स्ट वर्सेज कुंभा। ये तो कहां के राजा थे और ये कहां के राजा थे, मालवा के। पहले कहा था, इसको समझाया था, लेकिन ये जब वापस नहीं सौंपता है तो कुंभा इस पर आक्रमण करता है और सारंगपुर के युद्ध में जीत जाता है। सारंगपुर के युद्ध में जीतता कौन है, इस युद्ध का कारण क्या था, बिना कारण युद्ध थोड़ी करता है। युद्ध का कारण क्या था, मोहम्मद खिलजी ने किसको शरण दी थी, मोहम्मद खिलजी ने कुंभा के पिता मौकल के हत्यारों को शरण दी थी, इस कारण ये युद्ध होता है। और यहां पर कुंभा इस सारंगपुर के युद्ध में जीत जाता है और जीतने के बाद में इसने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एक विक्ट्री टावर बनाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, कि मैं देखो इस युद्ध में जीत गया हूं, इतना शक्तिशाली हूं। और वहां पर क्या करता है, वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। ऐसा कैसा छाप लो इसको। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करो इसमें। कुंभा ने सारंगपुर युद्ध जीत की याद में, कुंभा ने सारंगपुर युद्ध कुंभा ने सारंगपुर युद्ध जीत की याद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ निर्माण करवाया। ठीक है, देखो यहां पर सारंगपुर का युद्ध कब होता है, ये जो सारंगपुर स्थान है ये मध्य प्रदेश में है। ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। शॉर्ट में लिख लेना यहां पर एमपी। सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य होता है, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट और इस तरफ कौन था, कुंभा। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट कहां का राजा था, मालवा का। और ये कहां का राजा था,
और युद्ध का कारण क्या था? बिना कारण किसी की पिटाई थोड़ी होती है, हो जाती है क्या धुलाई, कूट देते हैं कोई बिना कारण। यहां पर इसके कारण था, इस मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने, इसके कुंभा के पिता थे जिनका नाम था मोकल, मोकल को मारकर जो व्यक्ति यहां से निकलते हैं वो जाकर इस मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के पास में शरण लेते हैं, इसके पास में जाकर छुप जाते हैं। कुंभा ने एक बार इसको कहा कि वापस दे दे हमें, जो मेरे पिता के हत्यारे हैं उन्हें मुझे सौंप दे, लेकिन इसने सौंपा नहीं। और जब इसने नहीं सौंपा तो कुंभा क्या करता है, फिर इससे युद्ध करता है, और इस युद्ध के अंदर जीत किसकी होती है? कुंभा की। ठीक है, और इस युद्ध में जीतने के बाद में इसने एक टावर का निर्माण करवाया, एक स्तंभ का निर्माण करवाया जिसका नाम है विजय स्तंभ। जिसका नाम क्या है? एक राजा यदि जीतता है, कुछ अपनी उपलब्धि प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं कीर्ति की प्राप्ति। क्या बोलते हैं उसको? कीर्ति की प्राप्ति। इस वजह से इस विजय स्तंभ का दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ। दूसरा नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर दो स्तंभ बने हुए हैं। कितने स्तंभ है? एक तो विजय स्तंभ है और एक जैन कीर्ति स्तंभ है। ठीक है, तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। कौन से युद्ध की जीत की याद में? ये क्वेश्चन बहुत बार, 1000 बार पूछा हुआ है कि कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कौन से युद्ध की जीत की याद में करवाया था? सारंगपुर युद्ध की जीत की याद। कब होता है सारंगपुर का युद्ध? इसके बाद में संधि होती है अवल बावल की संधि। कौन सी संधि होती है? अवल बावल की संधि। अवल बावल की संधि, संधि कब होती है? 1453 ईस्वी के अंदर। यहां पर मेवाड़ और ये मारवाड़, आवल और ये बावल। देखो, सबसे पहले तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की राजधानी थी मंडोर। राजधानी कौन सी थी? मंडोर। उसके ऊपर अधिकार कर लिया था कुंभा ने। किसने अधिकार कर लिया था? अरे जब उसके पिता को मारा था उसके बाद में उसका पीछा किया था, और पीछा करते हुए उनकी राजधानी के ऊपर मंडोर पर खुद का अधिकार स्थापित कर लेते हैं, खुद के सैनिक वहां पर रखते हैं। और कालांतर में जोधा काहूनी गांव बीकानेर में जाकर शरण ले लेता है, वहां पर छुप कर रहने लग जाता है। जोधा कुछ समय बाद में 1438 में पिता की मृत्यु हुई थी। अरे मृत्यु कब हुई थी? रनमल की मृत्यु के बाद में जोधा क्या करता है, वापस अपनी राजधानी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। खुद की राजधानी मंडोर पर अटैक करे जोधा, बाहर से बीकानेर के आसपास से सैनिक इकट्ठे करके लाए और मंडोर पर आक्रमण करे, लेकिन मंडोर से हारकर वापस चला जाए। इस प्रकार से उसने राजधानी पर अटैक किया 5-6 बार, लेकिन असफल रहा। एक समय वो घायल अवस्था के अंदर एक ढाणी की तरफ चला जाता है, घोड़े पर बैठे हुए, और उसी घोड़े पर वो मूर्छित गिर जाता है। और ढाणी के अंदर से एक महिला आती है और महिला आकर उसको देखती है। जोधा को वो घोड़े से नीचे उतारती है, उसको पानी वगैरह पिलाती है, छींटे वगैरह देती है, उसको होश में लाती है। उसके बाद में उस महिला ने उस जोधा को कहा कि कोई बात नहीं है, तुम यहां तक आई गए तो खाना खाकर जाओ। मारवाड़ का रिवाज है, जो घर पे आता है उसको भूखा नहीं बेचते हैं, मारवाड़ का ये रिवाज है। तो वहां पर क्या करते हैं, उसको वो महिला क्या बोलती है जोधा को कि तुम आई गए तो खाना खाकर जाओ। और वो महिला क्या करती है, फिर उस जोधा को, मारवाड़ के अंदर ज्यादा क्या चलता है? खींचड़ा। अरे गीत भी चलते हैं ना, थाली भरकर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। तो इसी प्रकार से वहां पर जोधा को वो महिला क्या करती है, खिचड़ा परोसती है। और खिचड़ा परोसने के बाद में जोधा खूब दिनों से भूखा था। अरे कोई राजमहल में थोड़ी बैठा था जोधा, खेतों में गांव में घूम रहा, खूब दिनों से भूखा था। जोधा उस खिचड़े के बीच में हाथ लगाता है, और जैसे ही उसने बीच में हाथ डाला, घी के ऊपर बीच में घी पड़ा था, उसका हाथ जल जाता है। उस महिला ने जोधा को कहा कि तू भी जोधा की तरह मूर्ख है। उस महिला को पता नहीं था कि यही जोधा है, कि तू भी जोधा की तरह मूर्ख है। अब जोधा सोचने लग गया कि डायरेक्ट मुंह पर बेइज्जती, अरे मुंह पर ही बेइज्जती है एक प्रकार से। जोधा ने कहा कि कोई बात नहीं है, माई बताओ जोधा कैसे मूर्ख है। पहले तो उस महिला ने कहा, तो उस माई ने कहा कि जो खींचड़ा है ये साइड साइड से पहले खाना चाहिए, साइड में ठंडा हो जाता है, पहले पहले साइड में से खाओ, उसके बाद में घी तक पहुंचो बीच में। जोधा ने फिर कहा कि माई जोधा मूर्ख कैसे है।
उस माई ने कहा कि जोधा राठौड़ों की राजधानी ठेठ उनकी जो मुख्य बिंदु है बीच के अंदर राजधानी के ऊपर अटैक करता है और मूर्ख हारकर वापस आ जाता है। पहले जोधा को जो मंडोर है उसके आसपास के गांव जीतने चाहिए, आसपास के गांव जीतने के बाद में राजधानी पर अटैक करना चाहिए, लेकिन मूर्ख डायरेक्ट जाता है और अटैक करके हार के वापस आ जाता है। जोधा ने वहां से दो शिक्षाएं प्राप्त की, एक तो खिचड़ा कैसे खाना है और एक मंडोर को वापस कैसे जीतना है। कालांतर में जोधा उस माई से शिक्षा लेकर हड़बुजी के पास में जाता है। हड़बुजी ने अपनी कटार भेंट की कि कोई बात नहीं, अब की बार तुम जब भी अटैक करोगे तुम जीत जाओगे। हड़बुजी अपनी कटार भेंट करते हैं जोधा और कालांतर में जोधा जीतते हैं। जोधा ने फिर हड़बुजी को बेगटी की जागीर भेंट की थी। कहां की जागीर भेंट की थी? बेगटी की। तो वहां पर फिर क्या करते हैं, जोधा अपनी सेना इकट्ठी करके जोधपुर के आसपास में जो मंडोर राजधानी है उसके आसपास के गांवों को जीत लेते हैं और आसपास के गांवों को जीतने के बाद में अपनी बुआ जी को, हंसाबाई को चिट्ठी लिखकर भेज देते हैं कि बुआ जी गलती थी तो पिताजी की थी, अब भारमली का मेरे पिता से ब्रेकअप हो गया, उसने ब्लैकमेल कर दिया तो मैं क्या करूं, उसमें मेरी गलती थोड़ी है, उसने स्क्रीनशॉट रख लिए, उसको ब्लैकमेल कर दिया, मेरी गलती थोड़ी है, कम से कम अब तो इस लड़ाई को बंद कर दो। फिर वो जो हंसाबाई थी वो क्या करती है, कुंभा के बीच में और जोधा के बीच में साठ गांठ करवाती है, समझौता करवाती है कि खूब दिन हो गए लड़ाई करते, मेरा भाई तो चला गया, उसने गलती की थी, उसने भुगत ली, लेकिन इसका क्या दोष है, कम से कम इसको तो बख्श दो। फिर कुंभा अपनी दादी हंसाबाई की बात मानकर उसे जोधा के साथ में संधि करता है। उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। संधि का नाम क्या है? ये एक प्रकार से उसमें वहां पर जब हंसाबाई ने कहा कि तुम्हारे इस जोधा को तो इसका मंडोर वापस दे दो, जब मंडोर वापस देने की बात आई उस समय कुंभा ने कहा कि कहां से वापस दें, कौन सा क्षेत्र उनको वापस दे। तो इनकी सीमा का बाउंड्री का निर्धारण किया गया। इनकी बाउंड्री का निर्धारण इस प्रकार से किया गया कि मेवाड़ के अंदर हरी भरी झाड़ियों को बोलते हैं आवल, मेवाड़ की हरी भरी झाड़ियों को क्या बोलते हैं? मारवाड़ के अंदर कंटलीय बौड़े को बोलते हैं बावल, बौड़े को क्या बोलते हैं? कि इनका सीमा का निर्धारण है, जहां जहां तक अवल हरी भरी झाड़ियां हैं वो मेवाड़ का क्षेत्र है, कौन सी रियासत का क्षेत्र है, और जहां पर कंटलीय बौड़े शुरू हो जाते हैं वो क्षेत्र कौन सा है। लेकिन बाद में बैठ कर सोचते हैं कि ये मारवाड़ वाले डेंजर है, यहां से बौड़ों के बीज ले जाकर मेवाड़ में उगा कर आ जाएंगे और फिर बोलेंगे कि यहां तक है हमारी सीमा। हो सकता है इधर मेवाड़ वाले भी अपने जो हरी भरी झाड़ियां हैं वो मारवाड़ क्षेत्र में उगा दे, अरे उगा सकते हैं ना। तो फिर क्या करते हैं, इसकी बाउंड्री का निर्धारण एक स्थान से किया जाता है, पर्टिकुलर उस स्थान का नाम है सोजत। स्थान का नाम क्या है? सोजत। तो यहां पर आवल बावल का मतलब तो क्या है? अरे आवल का मतलब तो क्या है? मेवाड़ की हरी भरी झाड़ियां, और बावल का मतलब क्या है? मारवाड़ की कंटीली झाड़ियां। इनसे इनका सीमा का निर्धारण होता है, बीच का स्थान रखा जाता है सोजत पाली का। बीच का स्थान कौन सा है? सोजत पाली। यहां से सीमा का निर्धारण किया जाता है और वापस मंडोर जोधपुर है वो वापस जोधा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जोधा को दिया जाता है। सबसे पहले तो आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई? कुंभा प्लस जोधा। रियासतों का नाम पूछे तो यहां पर रियासत कौन सी है? मारवाड़। और यहां पर रियासत कौन सी है? मेवाड़। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन छपा हुआ है। आवल बावल की संधि कब हुई थी? किस किस के मध्य हुई थी? कुंभा और जोधा के बीच में। यहां पर यह संधि किसकी अध्यक्षता में होती है, किसकी मध्यस्थता में होती है? किसकी मध्यस्थता में होती है? हंसाबाई। संधि हुई और यहां पर सीमा का निर्धारण किया गया सोजतपाली से। ये इसकी शर्तें हैं, यहां से लिखना शर्तें। इस संधि में कौन कौन सी शर्तें रखी गई? सबसे पहली शर्त है, सोजतपाली से इनकी बाउंड्री का निर्धारण किया गया।
प्राचीन समय में यदि गिले सितुए बुलाने होते थे तो एक दूसरे से शादी विवाह वापस कर देते थे। यहां पर जोधा अपनी बेटी संगार कंवर का विवाह कुंभा के बेटे राइमल के साथ में कर देते हैं। ठीक है, तो इस संधि के बाद में जोधा अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में करते हैं? राइमल के साथ। और संधि के बाद मंडोर जोधपुर वापस जोधा को दिया जाता है। जोधा को दिया गया। ये मुख्यतः 3 शर्तें थी इस संधि की। मैप भी बना लेना ताकि दोबारा पढ़ो तो समझ में आ जाए। बीडी सर की क्लास नहीं हुई आज? अब होगी तो मेरी चल रही। अभी कहाँ हुई? कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां तो पढ़ेंगे, सांस्कृतिक कल पढ़ेंगे, निर्माण वगैरह इसने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे वो कल पढ़ेंगे। लिख लिया सबने? नहीं लिखा अभी तक? जल्दी लिखो, छापने में भी देरी लगती है तुम्हें। इसके बाद में देखो एक संधि होती है, उस संधि का नाम है चंपानेरी की संधि। इसके बाद में कौन सी संधि होती है? चंपानेरी की संधि। चंपानेरी की संधि। चंपानेरी की संधि होती है 1456 ईस्वी के अंदर। संधि कब होती है? मालवा गुजरात। मालवा गुजरात। मालवा के राजा का नाम था मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। गुजरात के राजा का नाम था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह। देखो यहां पर कुंभा के 2 दुश्मन दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि कुंभा को हराएंगे। एक तो सारंगपुर के युद्ध में हारा हुआ था। ये तो कौन से युद्ध में हारा हुआ था? सारंगपुर के युद्ध में। गुजरात का राजा है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात के राजा का नाम क्या है? इसने अपने नागौर के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था फिरोज खां। नागौर के व्यक्ति का नाम क्या था? फिरोज खां। यहां का राजा था फिरोज खां। और इस फिरोज खां का एक बेटा था जिसका नाम था शम्स खां। बेटे का नाम क्या था? शम्स खां। इसका एक भाई था जिसका नाम था मुजाहिद खां। बेटे का नाम क्या था? मुजाहिद खां। नागौर के राजा फिरोज खां की मृत्यु होने के बाद में इस फिरोज खां का भाई था जिसका नाम था मुजाहिद खां, ये राजा बन जाता है नागौर का। वैसे अधिकार किसका था? इसके बेटे का। अधिकार किसका था?
इसके बेटे का नाम क्या था? शम्स खां। तो इससे राजपाट छीन लेता है मुजाहिद खां। राजपाट कौन छीन लेता है? मुजाहिद खां। राजपाट छीनने के बाद में ये जो शम्स खान है ये मेवाड़ के राजा कुंभा के पास में आता है और कुंभा के पास में आकर अपने रोजने रोता है, बोलता है कि मेरे पिता के भाई थे, वो नागौर के उत्तराधिकारी बन गए, अधिकार मेरा था, आप मेरा सहयोग करो ताकि मैं वापस नागौर का राजा बन जाऊं। यहां से कुंभा जाता है मेवाड़ से अपनी सेना लेकर और सेना ले जाकर वहां पर नागौर के इस मुजाहिद खान को हराता है। इस मुजाहिद खान को हराकर इस शम्स खान को नागौर का राजा बनाकर आ जाता है और इसको राजा बनाने के बाद में मेवाड़ का राजा कुंभा बोलता है कि तुझे कोई अधिकार नहीं है, तू यहां पर नागौर के किले की मरम्मत नहीं करवाएगा और टाइम यहां से टैक्स भेज देना मेवाड़, यदि टैक्स नहीं भेजा तो तेरी भी कुटाई हो जाएगी। कालांतर में यह शम्स खान कुछ दिनों तक तो कुंभा के पास में टैक्स भेजता रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद में इस शम्स खान ने नागौर के किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। पुनर्निर्माण के साथ साथ में इसने टैक्स भी बंद करवा दिया और जब इसने टैक्स बंद करवाया तो कुंभा जाता है यहां से मेवाड़ से सेना लेकर और इस शम्स खान को भी हरा कर आ जाता है। इसको हराकर वापस अपना अधिकार स्थापित कर लेता है नागौर पर, तो मेवाड़ का अधिकार क्षेत्र नागौर तक हो जाता है। कालांतर में यह शम्स खान क्या करता है, यहां से नागौर से जाता है गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह के पास में। किसके पास में जाता है? कुतुबुद्दीन शाह के पास में। इसको जाकर बोलता है कि तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा साथ दे कम से कम। कुंभा ने मेरा राजपाट छीन लिया, पहले मुझे दिलवाने में मदद की थी लेकिन अब वापस उसने छीन लिया, मैंने टैक्स नहीं दिया। तो कुतुबुद्दीन शाह यहां से गुजरात से सेना लेकर आता, शम्स खान की भी सेना रहती है और दोनों की सेना को कुंभा ने हरा दिया। और दोनों की सेना को कुंभा ने हराने के बाद में नागौर पर तो अधिकार उसका ही था, कुंभा का ही। अरे नागौर पर अधिकार किसका था? कुंभा का। तो यहां पर ये कुतुबुद्दीन शाह भी हारा हुआ था और ये मोहम्मद खिलजी फर्स्ट भी हारा हुआ था। दोनों के दोनों किससे हारे हुए थे? कुंभा से। किससे हारे हुए थे? कुंभा से। ये दोनों प्लानिंग करते हैं, दोनों प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के साथ साथ में इन्होंने संधि की, समझौता किया कि आज के बाद में जब भी कुंभा से लड़ाई करने जाएंगे तो साथ मिलकर जाएंगे और दोनों मिलकर जाकर लड़ेंगे उससे, दोनों मिलकर उसको हराएंगे। तो यहां पर कुंभा के दो दुश्मनों ने मिलकर एक संधि की, उस संधि का नाम है चंपानेरी की संधि। संधि का नाम क्या है? चंपानेरी की संधि। किस किस के मध्य हुई है संधि? कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। एक तो कहां का राजा था और एक कहां का राजा था? मालवा का। दोनों मिलकर संधि करते हैं और संधि का मेन उद्देश्य रखते हैं कुंभा को हराना। संधि का मेन उद्देश्य क्या रखते हैं ये? कुंभा को हराना। ठीक है, तो किस किस के मध्य होती है संधि? लिख लो। कुतुबुद्दीन शाह प्लस मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। ये मालवा का राजा था और ये राजा था गुजरात का। ये कहां का राजा था? गुजरात का। इस संधि का उद्देश्य रखते हैं कुंभा को हराना। कुंभा को हराना। अपने राजस्थान में, राजस्थान का जो नक्शा है, भारत का जो मैप है, उसमें ये मालवा और गुजरात इसी प्रकार से है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो रियासत है उसका नाम है गुजरात रियासत। कौन सी रियासत है? और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो रियासत है वो रियासत है मालवा रियासत। कौन सी रियासत है? मालवा रियासत। यहां पर दो राजा मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कुंभा को हराने के लिए और प्लानिंग के साथ साथ में ये संधि करते हैं। संधि का नाम है चंपानेरी की संधि। संधि का नाम क्या है? कब होती है चंपानेरी की संधि? ज्यादातर क्वेश्चन ये इस संधि की डेट पूछी हुई है, जैसे आवल बावल की संधि उसकी भी डेट पूछी हुई है एग्जाम में, किस किस के मध्य हुई थी ये भी पूछा हुआ है। इसी प्रकार से इसके बारे में पूछते हैं, इसकी डेट और ये किस किस के मध्य हुई, दोनों याद रखना। ठीक है, ये कब होती है चंपानेरी की संधि? किस किस के मध्य होती है? कुंभा के दो दुश्मन मिलकर कुंभा को हराने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, कुंभा के दो दुश्मन कौन कौन है? कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा था और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट मालवा का। ये तो कौन से युद्ध में हारा था? सारंगपुर युद्ध में। और ये हारा था नागौर के उत्तराधिकारी संघर्ष में। किसमें हारा था? नागौर के उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर ये संधि होती। संधि होकर दोनों मिलकर आते हैं सेना लेकर, प्लानिंग तैयार करते हैं कि इस दिन चलेंगे, दोनों भाई सेना साथ में लेकर चलेंगे। मालवा का राजा मोहम्मद खिलजी बोलता है कि मैं इधर से सेना लेकर आऊंगा तो उधर से सेना लेकर आ, बीच में घेर कर मारेंगे इसको।
लेकिन फिर भी मार नहीं पाते, फिर भी हार जाते हैं दोनों। युद्ध होता है दोनों के बीच में, बदनोर का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? बदनोर का युद्ध। तो चंपानेरी की संधि होने के बाद में ये क्या करते हैं, अपनी सोच को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इनकी सोच ये की थी कुंभा को हराना, ठीक है। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसका नाम है बदनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बदनोर का युद्ध। 1457 ईस्वी के अंदर। बदनोर वर्तमान में ब्यावर के अंदर है। बदनोर वर्तमान में कहां पर है? ब्यावर के अंदर। युद्ध होता है यहां पर कुंभा वर्सेस मालवा, गुजरात। मालवा के तो कौन थे? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। और यहां पर गुजरात के कौन थे राजा? कुतुबुद्दीन शाह। कुंभा दोनों की संयुक्त सेना को हराता है। कुंभा ने मालवा गुजरात की सेना को हराया, दोनों की सेना को हराया। इस युद्ध में भी जीत जाता है और जीतने के बाद में एक माता जी का मंदिर बनवाता है। उस माता का नाम है कुशाल माता। माता का नाम क्या है? कुशाल माता। 2-3 मिनट सर उतार लिया सबने। इसके बाद में देखो, इस युद्ध की जीत की याद में बदनौर का युद्ध है। इस युद्ध की जीत की याद में कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया। कुशाल माता का मंदिर बनवाया। अब कुंभा के सांस्कृतिक जितनी भी उपलब्धियां हैं, इनके दरबारी विद्वान, इनकी उपाधियां, ठीक है, उन सब के बारे में, इसके निर्माण कार्य, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया इसने, विजय स्तंभ बनवाया, कंप्लीट इसका जो निर्माण कार्य है, इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। हो सके तो कल लास्ट की क्लास ही होगी, तो उसमें कुंभा को कंप्लीट करेंगे। 1 बजे की क्लास हो जाएगी लास्ट की। आज का टेस्ट है, कल का टेस्ट है। कल के टेस्ट में मारवाड़ भी कल जो पढ़ा दिया वही आएगा। कोई बात नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा ऑनलाइन ऐप मिलेगा तो मैं उसमें से पढ़ लेगा, ज्यादा मैटर नहीं है, थोड़ा ही है, ठीक है। सीट दे दी जाएगी। देखो आज जितना पढ़ा है उसका रिवीजन देखो यहाँ पर। सबसे पहले महाराणा कुंभा का कार्यकाल कब से कब तक है? पिता का नाम क्या था इनके? माता का नाम? पहला संरक्षक कौन बनता है? लेकिन रणमल किसको मरवा देता है यहाँ पर? सिसोदिया के नेता कौन थे? राघव जी। इसको मरवा देता है। इस कुंभा का राज तिलक है वो कौन से किले में होता है? कुंभा का जन्म कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कब होता है जन्म? 1403 ईस्वी के अंदर। गुरु का नाम क्या था कुंभा के? लेकिन कविता सिखाने वाले गुरु अलग थे। काव्य गुरु कौन थे? हंसाबाई राणा चूड़ा को वापस बुला लेती है। कहां से बुलाती है? मालवा से। इसके बाद में राणा चूड़ा और कुंभा मिलकर किसकी हत्या करवाते हैं? किसके सहयोग से? और कालांतर में रणमल का बेटा जोधा यहां से मेवाड़ से भागता है और भागकर कहां पर शरण लेता है? काहुनी गांव बीकानेर। इसके बाद में देखो यहां पर कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे थे चाचा मेरा और महपा पवार और एका। यहां पर
यदि हत्यारों का नाम नहीं लिखा है तो नाम भी लिख लेना इस जगह पर ब्रैकेट में। चाचा मेरा, चाचा मेरा महपा पवार, इनको ये शरण देता है। एक बार तो कुंभा बोलता है कि राजी राजी दे दे इधर, लेकिन जब राजी राजी नहीं देता है तो कुंभा लड़ाई करता है, युद्ध करता है, और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? कब होता है युद्ध? और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? कुंभा की। और जीतने के बाद में कुंभा ने एक विक्ट्री टावर बनाया, विजय स्तंभ बनवाया, कीर्ति स्तंभ बनवाया। ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर जोधा भागकर काहुनी गांव में शरण लेता है। जोधा भागकर कहां पर शरण लेता है? लेकिन उनकी राजधानी पर पीछे से जाकर चूड़ा ने और कुंभा ने अधिकार कर लिया था। किस किसने अधिकार कर लिया था? चूड़ा ने और कुंभा ने। कालांतर में उसके पास में राजपाट कुछ भी नहीं रहा। वो मारवाड़ का राजा घोषित तो हो गया 1438 में उसके पिता की मृत्यु होती, लेकिन उसको राजपाट मिलता है 1453 में। राजपाट कब मिलता है उसको? 1453 के अंदर। राजगद्दी इसको 1453 में मिलती है। यहां पर हंसाबाई दोनों के बीच में संधि करवाती है। तो आवल बावल की संधि होती है, कब होती है? किस किस के बीच में होती है? राजा पूछे तो कौन कौन से है? कुंभा और जोधा। और रियासतें पूछे तो कौन कौन सी है? किसकी मध्यस्थता में? 3 शर्तें हैं। सीमा का निर्धारण कहां से किया गया? सोजतपाली से। ठीक है। इसके बाद में जोधा है, ये अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में करता है? कुंभा के बेटे रायमल के साथ में। इसकी बेटी का नाम क्या था? संगार कंवर। इसी के नाम से मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ में संगार बावड़ी बनी हुई है। कौन सी बावड़ी बनी हुई है? इसके बाद में देखो यहां पर संधि के बाद में मंडोर जोधपुर वापस किसको दिया जाता है? किसको दे दिया जाता है? जोधा को। कालांतर में चंपानेरी की संधि होती है, कब होती है? किस किस के मध्य होती है? कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी। एक तो गुजरात का राजा और एक कहां का राजा था? दोनों कुंभा के दुश्मन थे। किसके दुश्मन थे? और ये अपना बदला लेना चाहते थे। बदला लेने के लिए यहां पर संधि करते हैं, और इस संधि का उद्देश्य क्या था? कुंभा को हराना। और दोनों मिलकर आते हैं युद्ध करने के लिए। अगले युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कब होता है? बदनौर स्थान कहां पर है? किस किस के मध्य होता है? कुंभा और इधर मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना। और संयुक्त सेना को कुंभा ने हरा दिया। किसने हराया था? जीत किसकी होती है युद्ध में? कुंभा की जीत होती है। और यहां पर इस युद्ध को जीतने के बाद में इसने एक मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? कुशाल माता का मंदिर। कहां पर स्थित है कुशाल माता का मंदिर? बदनौर के अंदर। ठीक है।